Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we're going to continue our lecture of monosaccharides. बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस, और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पढ़े थे. तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड को देखा है. मोनोसेक्राइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सिम्पलेस्ट शुगर है. ठीक है, अब हम उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे इनका स्ट्रक्चर बनता है और कौन से एस्पेक्ट्स आपने याद रखने हैं. सो लेट्स सी. स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. ये मैं आपको यहाँ से रिवाइज़ करवा रही हूँ. स्टीरियोआइसोमेरिज्म वो था जिसमें मोनोसेक्राइड्स का सेम स्ट्रक्चर, वो सारे मोनोसेक्राइड्स जिनका सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है लेकिन उनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, उनको हम स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं. मतलब ये है कि अगर आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहेगा C6H12O6, लेकिन जब उसकी हम डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो चेंज हो जाता है. अब आप आगे आ जाएं एसिमेट्रिक कार्बन पे. तो एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं. उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका C है तो इसकी चारों साइड पे आपका कोई ना कोई ग्रुप या एटम अटैच होता है. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक और C हो जिसकी चेन हो. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे खाली आपका प्राइमरी अल्कोहल हो. इस तरीके से करके कोई भी आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो उसको आप एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे. कोई भी स्ट्रक्चर में जहाँ पे आपके C की चारों साइडों पे कुछ ना कुछ अटैच होता है वो आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद आपके आइसोमर्स आते हैं. आइसोमर्स जो हैं वो होते हैं किसी भी आपके कंपाउंड में जितने एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 3 हों, चाहे वो 4 हों, जितने भी आपके एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, मतलब जितने भी वो कार्बन्स जिनके चारों साइड पे कोई ना कोई एटम या ग्रुप अटैच है, उसको हम आइसोमर कहते हैं. ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो है 2n. अब जो n है ना आपका, ये जो n है ये आपका नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स है. जैसे अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, तो इसका फार्मूला बनता है 2⁴ 16. इसका मतलब है ग्लूकोज के अंदर 16 आइसोमर्स हैं क्योंकि उसके अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखें ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. यहाँ पे आप आएँ, पहले तो हम बेसिकली ये फार्मूला देख लेते हैं. ठीक है, कार्बन्स हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा C6 हो गया. H12 अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आपके पास हाइड्रोजन हो गए. और जितने C का जितना नंबर होता है ना उतना ही O का नंबर होता है. ठीक है, आप इस फार्मूला को ऐसे याद कर सकते हैं, जो C का नंबर होगा वही O का नंबर होगा, और जो C का नंबर होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो H का नंबर होगा. ठीक है, सारी के सारी मोनोसेक्राइड्स का नंबर ऐसे होता है. ठीक है, आपने ये पहले वाला ये नंबर याद करना होता है, बाकी आपको खुद याद हो जाता है. दिस इज़ गुड फॉर योर MCQs. अब अगर हम O6 देखें तो आप ये देखें 1 2
3 4 5 एंड 6 आपके O6 हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि C6 हैं, H12 हैं और O6 हैं, ठीक है। अब आप आए 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स पर। तो अगर हम पहला कार्बन देखें, पहला कार्बन आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? वो C जो डबल बॉन्डेड हो O के साथ। तो आपकी जो एल्डोज शुगर्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका पहला कार्बन ये वाला होता है, ठीक है। अब C के साथ यहाँ पे कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 2 को देखें तो इसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे चारों साइडों पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। 3B, इसकी चारों साइड पे भी कोई ग्रुप अटैच है, ग्रुप और एटम्स अटैच हैं, 3B एसिमेट्रिक है। 4 की साइड्स पे भी सारे अटैच हैं, 4B एसिमेट्रिक है। 5 की साइड्स पे भी सारे अटैच हैं, 5B एसिमेट्रिक है। लेकिन 6 की साइड्स पर और कोई अटैच नहीं है, तो 6 एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 3 4 एंड 5 ये बनते हैं आपके 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? अब जो है इसका मतलब है आइसोमर्स कितने हैं? 2 की रेज़ टू पावर 4, तो आपके 16 आइसोमर्स बनते हैं। तो ये आपके जो हैं 16 आपके आइसोमर्स हो गए। अच्छा, अब आप आगे आएँ तो ये हमने डिफरेंट टर्म्स कर ली। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था? सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब C6H12O6 यही फार्मूला रहेगा, लेकिन स्पेशली जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन HOH की डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन, C के चारों साइड पे कोई ग्रुप अटैच हो, और आइसोमर जितने एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं उसका आप डबल कर देते हैं, 2 की रेज़ टू पावर दे देते हैं, तो उतने आपके आइसोमर्स बन जाते हैं। अब आप आएँ ग्लाइसरल्डिहाइड पे। ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड आपकी रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, ग्लाइसरल्डिहाइड को हम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जो ग्लाइसरल्डिहाइड है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ग्लाइसरल्डिहाइड आपकी एल्डोज शुगर है। देखें, याद रहे शुरू में जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था कि मोनोसेक्राइड्स के जो नाम हैं या जो शुगर के नाम हैं वो 2 बेसिस पे दिए जाते हैं। एक बेस है कि वो शुगर कौन सी है, एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा था कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। इन दोनों की बेसिस पर शुगर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एल्डोज शुगर ग्लाइसरल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। एल्डोज तो एल्डिहाइड, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। तो जो ग्लाइसरल्डिहाइड है उसको हम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लाइसरल्डिहाइड ट्रायोज शुगर है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, मतलब 3 कार्बन से नीचे कोई अगर होगा तो वो शुगर नहीं होगी। तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, उसके अंदर सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला है, इसके अंदर सिर्फ एक है जो एसिमेट्रिक कार्बन है। इसकी चारों साइड पे कोई ना कोई ग्रुप या एटम अटैच है, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्लाइसरल्डिहाइड को रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मतलब हमने कोई भी नया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पढ़ना है, कोई भी फार्मूला पढ़ना है, आगे जितनी भी अभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो वो हम ग्लाइसरल्डिहाइड की बेस पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से फिर नए स्ट्रक्चर्स और फार्मूला समझना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ग्लाइसरल्डिहाइड के 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और ग्लाइसरल्डिहाइड ही है जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम स्टीरियो आइसोमर्स को देख लेते हैं कि इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं और कौन से हैं।
डी एंड एल आइसोमर्स। डी और एल आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डी और एल आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे अगर आप मिरर में खड़े होंगे तो मिरर में जैसे आप अपने सामने खड़े होंगे एग्जैक्टली आप दूसरी साइड पे भी नज़र आएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिरर को फेस करें और आपका राइट हैंड जो है मिरर की साइड पर होगा तो दूसरी तरफ जो आपका रिफ्लेक्शन बनेगा उसमें राइट हैंड वो लेफ़्ट साइड पर होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो डी और एल आइसोमर्स क्या होते हैं, डी और एल आइसोमर्स जो हैं एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें डी और एल ग्लाइसरल्डिहाइड एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप खाली अगर डी ग्लाइसरल्डिहाइड को देखें तो यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे OH है, पर अगर आप एल में देखें तो एल में यहाँ पे OH होना चाहिए था लेकिन एल में OH यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। नीचे अगर आप आएँ ग्लूकोज में तो ग्लूकोज में आप देखेंगे जो कंपोनेंट्स इस साइड पर हैं वही सारे कंपोनेंट्स ऊपर वाले को हटा के नीचे से देखें, अगर OH H OH 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 H OH OH तो वही सारे कंपोनेंट्स इस साइड पर हैं। तो क्या हुआ, डी और एल ग्लूकोज एक दूसरे की मिरर इमेज है। थोड़े से और एस्पेक्ट्स देखते हैं इसमें। हम इसमें अब अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, हम नॉर्मली जो हैं डी और एल आइसोमर्स में मिरर इमेज कैसे डिपिक्ट करते हैं, हम मिरर इमेज डिपिक्ट करते हैं H और OH की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। और वो कैसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर OH ग्रुप जो है राइट साइड पर होगा तो शुगर को हम नाम देते हैं डी सीरीज़, और अगर OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पर होगा तो हम शुगर को नाम देते हैं एल सीरीज़। देखें डी सीरीज़ में डी ग्लाइसरल्डिहाइड में OH राइट साइड पर है, एल ग्लाइसरल्डिहाइड में OH लेफ़्ट साइड पर है, डी ग्लूकोज में OH राइट साइड पर है और एल ग्लूकोज में OH लेफ़्ट साइड पर है। अब फिर इसमें एक और चीज़ भी आपने देखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला OH ग्रुप जो है डिटरमाइन कर रहा है ये डी सीरीज़ है या एल सीरीज़ है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में C5 है, हमेशा ऐसा होता है कि जो H या OH ग्रुप्स या OH ग्रुप जो है वो कार्बन एटम जिसका OH वो वाली कार्बन एटम जो कि टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन के साथ अटैच होता है वो वाला कार्बन डिटरमाइन करता है शुगर डी है या एल है। इसका मतलब ये है होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप में जिसमें C आपका डबल बॉन्डेड है O के साथ। तो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है उसके साथ जो C अटैच होता है, अब उन्होंने लिखा है टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल। टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि वो वाला कार्बन जो कि एंड पे, जो एंड वाला, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, मतलब लास्ट जो कार्बन प्राइमरी अल्कोहल कार्बन है उसके साथ जो C अटैच होगा ना उसका OH ग्रुप डिटरमाइन करता है कि वो डी सीरीज़ हैं या एल सीरीज़ हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ वाला C है उसका OH राइट साइड पर होगा तो वो डी सीरीज़ होंगी, और अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ वाला जो कार्बन अटैच है उसका OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो एल सीरीज़ होंगे। इसी तरीके से ग्लूकोज में 5th नंबर वाला जो कार्बन है वो डिटरमाइन करता है कि सीरीज़ एल सीरीज़ हैं या डी सीरीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे अटैच है तो ये डी सीरीज़ हैं, यहाँ पे OH लेफ़्ट साइड पे अटैच है तो ये एल सीरीज़ है, ठीक है। The structures of D and L glucose are based on the reference monosaccharide D and L glyceraldehyde। तो मैंने आपको बताया था ग्लाइसरल्डिहाइड रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट है, तो इसी तरीके से जो ग्लूकोज और डी और एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डी और एल ग्लाइसरल्डिहाइड पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आपने डी और एल सीरीज़ को देखना है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका कार्बोनाइल ग्रुप सेम रहता है
और आपका प्राइमरी अल्कोहल सेम रहता है। सिर्फ जो आपके एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं उनका OH और H चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डी ग्लाइसरल्डिहाइड में हमने OH ग्रुप जो है वो हमने यहाँ से यहाँ पे कर दिया L में, लेकिन O जो है डबल बॉन्ड O यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये सेम रहेगा और CH2OH भी सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा आपका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हों तो आप ये ना करें कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे कर दें और H यहाँ पे कर दें, आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ ग्लूकोज पे अगर आप आएँ तो D और L ग्लूकोज में देखें, नीचे वाला टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल सेम है और ऊपर वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेम है, ठीक है। सिर्फ नीचे ये बीच वाले चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें HOH HOH, यहाँ पे HOH HH, ठीक है। तो अब हमने क्या याद करना है, हमने ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो हैं D सीरीज़ वाले याद करने होते हैं। D सीरीज़ वाले इसलिए याद करने होते हैं क्योंकि D सीरीज़ ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली तो D सीरीज़ जो है नेचुरली सारे मेमेलियन टिश्यूज़ में होती हैं, मैमल्स में होती हैं। क्योंकि ह्यूमंस मैमल्स हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी D सीरीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमंस के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो D सीरीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, L सीरीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते। और नेचुरली भी हमारे फूड वगैरह में भी D सीरीज़ की शुगर एग्जिस्ट करती है, तो फिर हमारा जो बॉडी है उनको ब्रेक डाउन कर सकती है, मेटाबोलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर फूड में L सीरीज़ होंगी तो क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते L सीरीज़ पे एक्ट करने के लिए, इसीलिए L सीरीज़ हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती। तो हम इसीलिए D सीरीज़ को देखते हैं और D सीरीज़ को ही याद रखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको डी ग्लाइसरल्डिहाइड का, अगर आपसे कोई पूछता है ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला बताएं तो वो बेसिकली आपसे डी ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला पूछ रहे होते हैं और इसी तरीके से डी ग्लूकोज का फार्मूला पूछ रहे होते हैं। तो हमने ये वाला फार्मूला याद करना होता है जिसमें H और OH की किस साइड पे H होगा, और मतलब लेफ़्ट साइड पे H होगा, सेकंड कार्बन का H लेफ़्ट साइड पर है और OH राइट साइड पर है, थर्ड का OH जो है आपका लेफ़्ट साइड पर है, फोर्थ का OH राइट साइड पे है, फिफ्थ का OH राइट साइड पर है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा फार्मूला याद करते हैं और फिर L में आके आप सिर्फ ये बीच वाले जो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं इनको आप ऑपोजिट कर देते हैं इस फार्मूला के, लेकिन आपने ऊपर वाले चेंज नहीं करने होते और नीचे वाला चेंज नहीं करना होता। तो ये हो गई आपकी D एंड L सीरीज़। अब आप आ जाएं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी उन कंपाउंड्स पे एक्ट करती है जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ फिगर के साथ। नॉर्मली अगर आप बेसिकली देखें तो जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। जैसे अगर हम अंधेरे कमरे में मोमबत्ती रखते हैं तो पूरा कमरा उजाला हो जाता है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है, ठीक है, इल्यूमिनेट हो जाता है। तो जो आपका कैसे इल्यूमिनेट होता है? क्योंकि लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब अगर हम ऑर्डिनरी लाइट ले रहे हैं जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, या वाइब्रेट कर रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म से गुजार के क्या होता है कि लाइट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब एक लाइट की एक बीम जो कि एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उसको हम एक सॉल्यूशन में से गुजारते हैं। वो सॉल्यूशन होता है ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब फॉर एग्जांपल हम उस जो सॉल्यूशन में डाल देते हैं हमारे ये मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से गुजरेगी। अब अगर वो राइट साइड पे मूव करती है, ठीक है, तो वो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होती है, और अगर वो लेफ़्ट साइड पे मूव करती है तो वो लीवो-रोटेटरी होती है, ठीक है। इसको मतलब मैं आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस जो है वो आपका वो सब्सटेंस
जिसके अंदर आपका a substance that rotates plane polarized light in clockwise direction. clockwise direction आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वो आपकी जो है राइट साइड पे मूव कर रही होती है, ठीक है। तो वो आपका सब्सटेंस जो क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड पे अगर मूव करता है, ठीक है, ये आपके जो एरोज़ हैं ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये राइट साइड पे मूव कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो राइट साइड पे मूव करता है, वो सब्सटेंस जिनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है अगर राइट साइड पे मूव करेगी, ठीक है, या क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। लेकिन वो सब्सटेंस जिसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर वो इसका एरो इस तरफ होना चाहिए था, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जिसमें आपकी जो लाइट है वो आपकी नहीं, मैं आपको ठीक ही बता रही थी। तो वो आपका जो है आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो अगर वो सब्सटेंस जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो आपका लीवोरोटेटरी होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि आपका जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है जो राइट साइड पे मूव करता है, और लीवोरोटेटरी जो होता है जो आप लेफ्ट साइड पे मूव करता है, ठीक है। उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब टर्म जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी है ये नॉर्मली राइट और लेफ़्ट साइड के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हम इसके अलावा भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डोनेट करते हैं डी पॉजिटिव के साथ, और लीवोरोटेटरी को डोनेट करते हैं एल नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर डी पॉजिटिव डी नेगेटिव और एल पॉजिटिव एल नेगेटिव होती हैं, ठीक है, इस तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं। पर ज़्यादातर आपकी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं वो डी पॉजिटिव और लीवोरोटेटरी एल नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने याद रखना है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो है शुगर्स की वो बेसिकली ग्लाइसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे बेस होती है, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी वो डिफरेंट हो सकती है, और जो डी सीरीज़ और एल सीरीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम डी पॉजिटिव लिखते हैं तो उसका मतलब हो सकता है डी मतलब डी सीरीज़ और पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें आके आपका आ जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर एक ही सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में आपके जो हैं इक्वल अमाउंट में अगर कोई कंपाउंड है जिसमें इक्वल अमाउंट में आपकी शुगर्स हैं जो कि आधी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं और आधी लीवोरोटेटरी हैं, तो ऐसे मिक्सचर में क्या होगा कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारेंगे तो वो जो है एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लाइट है वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मेडिकल टर्म्स में ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोज हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। ग्लूकोज जो है हमारा पॉजिटिव के साथ डोनेट होगा, ठीक है।
तो ये है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन you can ask me. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.